नमस्कार मित्रों। तो जैसा अपन ने स्वर की एक क्लास कल पढ़ ली थी और जैसा कि अब स्वर के बाद जो वर्णों का जो दूसरा वर्गीकरण है वो सामने आता है। क्योंकि अब आप समझ गए होंगे स्वर और व्यंजन की बात चल रही है, तो हम जो है हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं ना। और हिंदी विषय में भी ये जो क्लास है वो व्यंजन विशेष रूप से जो है व्यंजन, जो वर्णमाला के जो वर्ण या अक्षर होते हैं उन व्यंजनों पर आधारित है ना। व्यंजन हालांकि दूसरे प्रकार के भी होते हैं ना, तो उन पे आधारित नहीं है। विशेष रूप से जो है अपनी जो क्लास है वो आधारित है व्यंजन पर, है ना। कि हिंदी वर्णमाला में जो है व्यंजन के किस प्रकार के तो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्या क्या जो है इनका वर्गीकरण जो है वैयाकरणों द्वारा किया गया, इस पर अपन आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ना। तो सबसे पहला जो प्रश्न अपने बनता है कि व्यंजन होते क्या हैं, है ना। तो व्यंजन होते क्या हैं, इसका मतलब अपन को क्या लिखनी पड़ेगी? इसका मतलब अपन को लिखनी पड़ेगी व्यंजन की परिभाषा लिखनी पड़ेगी, है ना। तो व्यंजन की परिभाषा आप देखें, एक बार याद करके सुनाई देंगे क्या हो सकती है व्यंजन की परिभाषा। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने जो याद किया वही व्यंजन की परिभाषा है ना। व्यंजन को अपन जैसे अपन ने स्वर में जैसे कल पढ़ लिया था कि स्वर जो है वो निर्बाध रूप से जो है वो अपनी स्वर तंत्रियों से बाहर निकलते हैं, उनके उच्चारण में कहीं रुकावट पैदा नहीं होती है ना। तो लेकिन व्यंजन जब अपन उच्चारित करते हैं तब जो है ये निर्बाध रूप से जो है वो जो प्राणवायु है जो स्वर तंत्रियां से टकराकर जो है वो बाहर निकलती है। एक परिभाषा तो हल्की सी ये हो गई कि जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है वो जो है व्यंजन है। दूसरी जो कॉमन जो परिभाषा है वो क्या है? वो ये है कि वे वर्ण जिन्हें, ये कॉमन परिभाषा जो आपको अभी भी याद आई थी, जिन्हें स्वरों की सहायता से, वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है, ये जो उच्चारित किया जाता है ना। अपन ने कल एक बार पढ़ भी लिया पिछली क्लास में, जो अपन ने पढ़ लिया था कि भाई वर्ण जो होते हैं ना वो लिखित रूप में जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। और एक चीज ये भी पढ़ी थी कि स्वर और स्वर रहित व्यंजन जो है वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, है ना। तो जिन्हें स्वरों की सहायता से अपन उच्चारित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। या फिर दूसरा क्या हो गया कि स्वर जो है वो निर्बाध गति से उच्चारित होते हैं, जबकि व्यंजन जब अपन उच्चारण करते हैं तो हवा जो है कहीं ना कहीं जो है उच्चारण अवयवों से अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है, तो उनको भी अपन क्या कह सकते हैं? व्यंजन कह सकते हैं ना। अब क्या है, अब ये प्रश्न बन सकता है कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा में व्यंजन होते कितने हैं, है ना। तो हिंदी भाषा में जो है व्यंजनों की जो संख्या होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही काउंट किया आपने, है ना। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 33 जो है संख्या होती है। और इनको आप कहाँ से गिनेंगे? कैसे है तक गिनेंगे। कहाँ से कहाँ तक गिनेंगे? कैसे है तक। और आपने पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं ना, तो वो जो है जब भी कभी आप जो है उनसे सुनेंगे तो वो आपको कैसे है तक का की जो वर्णमाला है उसको वो किस नाम से जानते हैं? ककहरा नाम से जानते हैं ना। तो इनको अपन एक एक करके लिख के देख लें एक बार, है ना, कि ये जो है ना अपने 33 होते हैं कि नहीं होते हैं। एक बार इस परिभाषा को आप देख लीजिएगा ठीक से, संख्या आप बढ़िया से आप नोटिस कर दीजिएगा, है ना। ये भी कई बार जो है परीक्षा में तो नहीं आता है, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह में, वर्ग पहेली वगैरह में ऐसा प्रश्न आता है, तो आप थोड़ा सा इसको भी देखेंगे, है ना। तो वर्ण की व्यंजन की परिभाषा हो गई, व्यंजन कितने होते हैं और कहाँ से कहाँ तक होते हैं। अब देखिए मित्रों, ये जो है व्यंजन
जो है शुरू कहाँ से होंगे, क से। अब इस क में देखिए, इस क में मैं यहाँ सिर्फ क लिख रहा हूँ, और इस क में देखिए ये क है, ख है, ग, घ और ये न, है ना। ये 5 हो गए। तो क के साथ जो है ये 4 व्यंजन और जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे के पूरे को यानी क, ख, ग, घ और न, इनको जो है मिलाकर जो है कहा जाता है क वर्ग। क्या कहा जाता है, क वर्ग कहा जाता है। समझ गए आप बात, ये है क वर्ग। क वर्ग का मतलब हो गया क, ख, ग, घ, न, है ना। तो ये 5 हो गए। ये मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी आपको मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये हो गया क्या, च वर्ग, है ना। ये देखिएगा च वर्ग। तो अब आप समझ गए होंगे कि च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन जो हैं वो आने वाले हैं ना। मैं इनके नीचे वो निशान नहीं लगा रहा हूँ ना, ये स्वर युक्त है। च, छ, ज, झ और यहाँ, ये जो है च वर्ग हो गया। अब जो है अपना आता है ट वर्ग, है ना। ये हो गया ट वर्ग। ट वर्ग में भी ठीक इसी तरह क्या आ जाएगा, ट आ जाएगा, ठ आ जाएगा, ड आ जाएगा, ढ आ जाएगा और ण आ जाएगा। आ गया। उसके बाद त वर्ग आ जाएगा, त वर्ग। ये भी त, थ, द, ध और न, ये हो गया त वर्ग। उसके बाद आ जाएगा क्या, त वर्ग के बाद प वर्ग आ गया। प वर्ग में क्या हो जाएगा, प वर्ग में हो जाएगा य, व, र, ल, है ना। हालांकि होता ये र ल है, लेकिन लिखा क्या है, य व र ल, है ना। आपको जब अपन वर्ण पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ इसी तरह से इसको याद करना है। प वर्ग में सॉरी, प वर्ग में जो है ये नहीं आएगा। प वर्ग में आ जाएगा क्या, ये वर्ग बाद में आएंगे। प वर्ग में आएगा प, फ, ब, भ और म। उसके बाद जो है वो आएंगे अपने य, व, र और ल। ये आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे, य, व, र, ल आ जाएंगे। और उसके पश्चात सबसे अंत में आ जाएंगे क्या, ये आ गया तालव्य श, ये आ गया मूर्धन्य श और ये आ गया दंत्य स और इसके बाद आ गया आपका है। ये देखिए अपन कैसे शुरू हुए थे और है पे आके रुक गए हैं। यही जो है क्या है, ककहरा। क्या है, ककहरा, है ना। अब लेकिन एक चीज दिमाग में चल ही रही होगी और निश्चित रूप से चलने भी चाहिए। वो चीज जो चल रही है वो दिमाग में क्या चल रही है कि अपन को हमारे गुरुजी ने ये पढ़ाया था, यहाँ तक ही रोका नहीं था। अपने गुरुजी ने अपन को ये 3 चीज भी पढ़ाई थी। एक तो पढ़ाया था क्षय, एक पढ़ाया था त्र और एक पढ़ाया था ज्य। ये 3 चीजें, 3 अक्षर जो वर्ण है वो अपन को गुरुजी ने पढ़ाए थे। निश्चित रूप से बिल्कुल पढ़ाए थे, अपन को भी ये अभी पढ़ने भी है ना। ये दोस्तों ये तीनों के तीनों, इनके साथ साथ में एक और जोड़ देता हूँ, ये 4 हो गए ना। क्या हो गए, 4। ये श्रेय भी हो गया ना, ये श्रेय भी हो गया। तो ये चारों के चारों जो है इनको मिलाकर जो है कहा जाता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, है। संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है गठबंधन, यानी जुड़े हुए हों, है ना, 2 से ज्यादा, है ना। देखिए कैसे, ये क्षय जो है ना, ये क्षय जो संयुक्त वर्ण है वो बना हुआ है कैसे, क हलंत है, मूर्धन्य श हलंत है और अ है। ये बन गया क्या, क्षय। त्र जो है वो बना हुआ है त से, र से और ऐ से। ठीक इसी तरह ये ज जो है, ये ज देखिए आप, ये बना हुआ है ज से, ये से और ऐसे, है ना। तो ये हो गया ज, है ना। अपनी बोलने की कॉमन आदत तो गे है ना, लेकिन ये शुद्ध उच्चारण इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ज, है ना।
फिर है श्र, है ना, श्र बना हुआ है, श, तालव्य श, र और ए। इनसे मिलकर जो है ये बने हुए हैं क्या, 4 संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण की भी अगर आप परिभाषा मतलब बनाना चाहें या लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा कि ये जो है 2 से अधिक, 2 तक तो देखिए अपना व्यंजन ही काम कर जा रहा है, 2 से अधिक स्वर या व्यंजनों की सहायता से, स्वर या व्यंजनों की सहायता से बने होने के कारण इनको कहा जाता है क्या, संयुक्त वर्ण। चारों देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और भी एक आध जैसे कभी कभी अपन लिखते हैं ना, जैसे ये अपन लिखते हैं द लिखते हैं, ये ध लिखते हैं ना, तो इस तरह के भी ये संयुक्त है लेकिन इनको मान्यता प्राप्त है नहीं, अलग अलग जो है ये दिख जा रहे हैं ना। अब जो है अपन आगे चलते हैं तो आप एक कॉमन चीज नोटिस करते होंगे अपने जीवन में, है ना, निश्चित रूप से करते ही होंगे कि कुछ जो है जैसे मान लीजिए ये एक देख लिया आपने क, लेकिन इस क के नीचे आपने ये बिंदी देख ली, है ना, फिर देख लिया आपने ख, ये भी बिंदी देख ली, फिर आपने देख लिया ग, फिर ये देख ली, फिर आपने देख लिया ज, और फिर आपने देख लिया क्या, है ना, क ख ग ज फ, है ना, क ख ग ज फ। ये 5 है ना, 5 व्यंजन जो है, जैसे स्वर में जो है एक स्वर अपना अंग्रेजी से आया था और उसको आपने, ये था ना जो ऑफिस वाला ना, इसको आपने बोला था कि सर ये गृहीत स्वर है ना, बिल्कुल 11 के अलावा ये 12वां व्यंजन जो कई किताबों में आजकल दे भी दिया गया है, लेकिन इसको अभी तकनीकी शब्दावली आयोग ने मान्यता प्रदान नहीं की है। ठीक इसी प्रकार व्यंजनों में भी क ख ग ज फ, है ना, ये 5 जो है गृहीत व्यंजन है ना, यानी इनको हमने ग्रहण किया है, ये गृहीत व्यंजन है ना। और ये गृहीत व्यंजन जो है हिंदी भाषा में आए हैं, कौन सी भाषा से, फारसी भाषा से आए हैं। और इतना तो प्रश्न जो बनेगा वो किस तरह से बन जाएगा, प्रश्न जो बनेगा वो इस तरह से बनता है कि गृहीत व्यंजनों की संख्या कितनी है, उत्तर आपके पास पड़ा है 5 है। यह क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गृहीत व्यंजन नहीं है, है ना। तो आपको याद करके गजफ है, पांचों के पांचों याद है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो है कि जो इनसे अलग होगा उस वो ही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। और फारसी से भी जो है एक भारत के जब बड़ी जो है दुविधा चल रही थी कि हिंदी जो है लगभग ये मान के चलिए आप 1850 के बाद एक संघर्ष सा चला था कि हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाई जाए या उर्दू निष्ठ बनाई जाए, है ना। तो हालांकि संस्कृत के ज़्यादा नज़दीक है, संस्कृत इसकी जननी है, तत्सम शब्दावली बहुत सारी हिंदी में है, लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना, सितारे हिंद। इन सज्जन ने जो है बड़ा जोर दिया कि हिंदी जो है हमारी उर्दू निष्ठ होनी चाहिए, उसमें उर्दू के शब्द या फारसी के शब्द जो हैं वो अधिक होने चाहिए। इसलिए जो है उनके आग्रह पर इन 5 व्यंजनों को जो है हिंदी में स्वीकार किया गया, और इन्हीं की बदौलत है कि ये अपन आज इन व्यंजनों से बने हुए शब्द अपन बहुत सारे पढ़ते हैं अपन। बहुत सारे शब्द ऐसे भी आते हैं ना कि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये शब्द कौन सी भाषा का है, या इस भाषा का शब्द अरबी का कौन सा है, फारसी का कौन सा है, पुर्तगीज का कौन सा है ना। इस तरह के कई प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं ना। तो क्या चीज क्लियर हुई, क्लियर ये हो गई कि हमारा ये का कहरा तो है ही है मूल व्यंजन। अब जो है ये क ये यहाँ रखा है, ये श ये यहाँ रखा है ना, ए अपने स्वर में आ गया था, ये त है, ये र है ना। तो ये सारे के सारे आप देखेंगे तो यहाँ मौजूद है ना, इस वजह से इनको अलग से व्यंजन नहीं बना गया है ना।
और कुछ शब्दों में जो अरबी फारसी शब्द हैं, उर्दू शब्द हैं, उनमें जो है ये इस तरह के गृहीत व्यंजन। और दोस्तों ये जो नीचे आप हल्का सा बिंदी आप ये देख रहे हैं ना, तो ये बिंदी जो है बड़ी काम की है ना। बिंदी से ही पता चलता है ना, क्या पता चलता है बिंदी से, कि ये हिंदी के मूल स्वर नहीं है ना, ये पता चलता है। तो इस बिंदी को जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से कहा जाता है क्या, नुक्ता, है ना। और नुक्ता आप जानते हैं नुक्ता क्या होता है। नुक्ता जो है शायद पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जो बूंदी बनती है ना, जिसका रायता भी बनता है ना, तो बूंदी जो है उसको नुक्ता बोला जाता है। वैसा ही कुछ ये निशान भी है, तो आप याद रख लेंगे, इसको बोला जाता है क्या, नुक्ता। और ये जो है पहचान होती है कि ये हिंदी के मूल शब्द नहीं है, उनकी ये पहचान होती है। तो अपने पास क्या हो गया, अब मैं ये बाकी का सारा तो मैं मिटा देता हूँ और ये रख लेता हूँ क्या, कि जो जो अपने मूल जो व्यंजन है उनको एक बार अपन रख लेते हैं ना। बाकी आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्वर भी, ये संयुक्त व्यंजन भी समझ में आ गए, है ना। तो ये क्या है कि एक से अधिक स्वर या व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपके व्यंजन भी, है ना। ये लो मित्रों, तो अब जो है, अब ये जो व्यंजन है आप इनको बढ़िया से देख लीजिए, क ख ग घ न। अच्छा, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि ये भी न न न न न ये ऐसा मामला है क्यों ना। ये थोड़ा सा आप इधर मेरे पास आ जाइए ना, इधर आइए इधर, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया गंगा, ठीक, गंगा लिख दिया, और यहाँ नीचे लिख दिया मैंने चंचल, है ना, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने टंडन, यहाँ लिख दिया मैंने तंतु, और यहाँ लिख दिया मैंने संपत्ति, है ना। ये यहाँ ऐसा ऐसा लिख दिया ना। तो अब आप देखेंगे कि ये सब के सब, आप देखिएगा जरा, दिख तो रहा होगा ना। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये सारा का सारा, देखो, गंगा बोल दिया, चंचल बोल दिया, टंडन बोल दिया, तंतु बोल दिया, लेकिन आपने कहीं भी गंगा को इस तरह लिखा हुआ नहीं देखा होगा। कहीं भी आपने चंचल को इस तरह लिखा हुआ नहीं देखा होगा। कहीं भी आपने टंडन को इस तरह से लिखा हुआ नहीं देखा होगा। निश्चित रूप से आपने नहीं देखा होगा। ये बताओ क्यों नहीं देखा होगा? इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है कि ये जो अनुस्वार होता है ना, अनुस्वार की भी हम चर्चा कर लेंगे। अनुस्वार होता क्या है अभी इसी व्यंजन वाले भाग में आएगा इतना। ये जो अनुस्वार आप यहाँ देख रहे हैं, एक लाइन कोट कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। अनुस्वार, अनुस्वार अपने से, यानी खुद के अपने से आगे वाले व्यंजन, अपने से आगे वाले व्यंजन के वर्ग का, ये वर्ग देख लीजिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। अपने से आगे वाले व्यंजन के वर्ग का पंचम अक्षर होता है, पंचम अक्षर होता है ना। अब देखिए कैसे होता है, आपको बताता हूँ कि ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है, ये अपने से आगे वाले व्यंजन, इससे आगे वाला व्यंजन कौन सा है मित्रों? इससे आगे वाला व्यंजन है कौन सा? गंगा, है ना। ये व्यंजन के वर्ग का, ये व्यंजन कौन से वर्ग का है? ये ग व्यंजन जो है वो क वर्ग का है। के वर्ग का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर का मतलब हो गया ये, जिसको अपन बिल्कुल शुद्ध भाषा में एड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड़ा बोलते हैं। लेकिन अब इसको यहाँ खोल के लिखेंगे तो गंगा को यदि आप इस तरह से भी लिख देते हैं, इस तरह भी यदि आप गंगा लिख देते हैं तो वो अशुद्ध नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। अब
यहाँ क्या बोला आपने, गंगा। अब यहाँ पर जरा वो देसी उच्चारण करके बताइए, देखिए फिर तो ये गणिका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा नहीं, लेकिन है ना, है ये गंगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पांचों ध्वनियां हैं ये हमारी नासिका से, नाक से ही उच्चारित होती है। ये पांचों की पांचों ध्वनियां के हम नाक से उनका उच्चारण। ठीक इसी प्रकार जो है ये देखिए च के ऊपर अनुस्वार है तो ये अपने से आगे वाले वर्ण व्यंजन कौन सा है, च। ये च वर्ग के पंचमाक्षर, ये च वर्ग का पंचमाक्षर, तो ये हो जाएगा क्या, इस तरह से चंचल हो जाएगा। तो ये चंचल नहीं होके क्या हो गया, ये हो गया चंचल। ठीक इसी प्रकार ये है अनुस्वार के बाद ड है, ये ड है, ड ट वर्ग का है तो अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, ण हो जाएगा, है ना। तो ये कभी भी आप इसको हमेशा इसको टंडन ही बोलेंगे, कभी भी इसको टंडन अपन नहीं बोल सकते हैं। तो त है, त का तो वैसे ही न है, त का वैसे भी न है, तो ये हो जाएगा क्या, तंतु हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये संपत्ति है, ये अपने आप ही देख लीजिए, प है, ये प है, प का क्या है, म है, तो ये अपने आप क्या बोला जा रहा है। हालांकि इसमें दिख थोड़ी रहा है कि इसमें न है और इसमें मैं, इसको आप संपत्ति भी तो बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते। कारण क्या है कि ये जो है इनका बना बनाया नियम है, इसलिए अपन इसको कभी भी इस तरह से नहीं बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया संपत्ति। बात समझ में आ गई। अब ये वाली बात तो समझ में आ गई चारों पांचों वर्गों की, लेकिन ये वाला मामला फंस गया, ये वाला मामला तो फंस ही गया। ये वाला मामला बिल्कुल नहीं फंसा है मित्रों। ये जब भी कभी आप जो है लिखेंगे, है ना, ये देखिए, है ना, ये देखो क्या लिख दिया, संयम लिख दिया, संयम लिख दिया ना। इसका मतलब ये है कि इन पांचों वर्गों के अलावा इनमें से आठों में से कोई सा भी सॉरी, इनमें से कोई सा भी जो है व्यंजन आ जाए तो ये अनुस्वार जो है, ये अनुस्वार इस ह्रस्व में बदल जाएगा। कहने का मतलब लिखना कभी इसको है नहीं, लेकिन ये बदल जाएगा संयम। क्या बदल जाएगा, संयम। जब भी संधि करेंगे, संधि पढ़ेंगे तो इस अनुस्वार का मतलब क्या हो जाएगा, जब ये वरल है और श है आते हैं, है ना, तो जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया क्या, संशय, है ना, तो ये हो जाएगा संशय। इस तरह से जो है बाकी में तो ये इन आठों व्यंजनों के साथ तो बन जाएगा मैं, और बाकी जो है प्रत्येक वर्ग के अनुसार ये अनुस्वार जो है बदलता रहेगा। आई थिंक ये चीज आपके क्लियर हो गई है। एक बार फिर दोबारा से आप इसको नोटिफाई कर दीजिएगा, है ना। इनको अब मैं मिटा देता हूं, है ना। एक एक चीज बढ़िया से अपन को समझनी है, कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो दोस्तों, है ना, तो ये अपने पास अपने जो मूल व्यंजन है 33 वो मौजूद है। अब इन व्यंजनों का अपन एक सामान्य सा वर्गीकरण करते हैं। बोलो कैसा वर्गीकरण करते हैं, बिल्कुल एकदम सामान्य सा वर्गीकरण करते हैं ना। कि इनका उच्चारण होता कैसे, जैसे अभी अपने परिभाषा में भी ये देखा था, क्या देखा था कि ये मतलब उच्चारण जब करते हैं तो प्राणवायु कैसे कैसे स्पर्श करके बाहर निकलती है, अवरोध कहाँ कहाँ पैदा होता है, तो उस आधार पर अपन इनका वर्गीकरण करते हैं, है ना। ये जो पांच जो है 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों वर्ग जो है कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं, ये पांचों के पांचों स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श के कारण इनको स्पृष्ट भी कभी कभी आ जाता है, स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है ना। यहां आएंगे, यहां आएंगे, ये वाला है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ये कहलाती है, क्या कहलाती है जरा बताएं तो, ये कहलाती है अंतस्थ व्यंजन, है ना। बताऊंगा मैं आपको अलग अलग की स्पर्श क्या होते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं ना। और ये वाली जो लाइन है वो कहलाती है क्या, ऊष्म
व्यंजन। ये देखिए, ये बिल्कुल मोटा मोटा वर्गीकरण है, ये प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क में होना चाहिए। जिस किसी भी परीक्षा में हिंदी का कहीं ना कहीं कोई भी टॉपिक आ रहा है, उस विद्यार्थी के बिल्कुल ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो वर्ण है कौन से, कैसे लेकर मैं तक 25 जो व्यंजन है वो है स्पर्श व्यंजन, ये वर्ण जो है वो अंतस्थ व्यंजन, और श है ये जो है उष्म व्यंजन है ना। लेकिन अब मैं इन सब को मिटा दे रहा हूं और मैं फिर से दोबारा से इसको शुरू करूंगा आपके सामने, क्या, स्पर्श व्यंजन है ना, ताकि थोड़ा सा ढंग से इसको आप थोड़ा गौर से भी पढ़ लेंगे थोड़ा तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। जो मैं मिटा देता हूँ, एक दो चीजें तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, मैं पहला ही वर्गीकरण लेता हूँ और वो है स्पर्श व्यंजन, है ना। संस्कृत में जो है कई बार ऐसा प्रश्न आता है, पूछा जाता है, वहां तो वो सूत्र भी है ना। तो वहां यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो कोई हिंदी में संस्कृत में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है ना, वहां तो आ जाएगा कैसे मैं तक, है ना। कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी भाई साहब, कुल संख्या हो गई 25 व्यंजन, है ना। लेकिन अब इनको स्पर्श क्यों कहा जाए, स्पर्श इनको इसलिए कहा जाए दोस्तों कि जब भी अपन इनका उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से जो है वो हवा जो है, यहाँ हमारे दो स्वर तंत्रियां हैं और ये जो उच्चारण अवयव जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो हवा जो है वो फेफड़ों से निकलकर स्वर तंत्रियों तक, उच्चारण अवयव तक पहुंचती है। तो एक तो वहां से स्टार्ट होके आई, आते ही क्या होगा कि जो दो उच्चारण अवयव हैं वो उस हवा में, प्राणवायु में अवरोध पैदा करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और एट लास्ट जब रोकेंगे तो इस पर हवा उनके स्पर्श तो निश्चित रूप से करेगी, और फिर जब अपना फाइनल उच्चारण होता है तब वो जो है वो उच्चारण अवयव जो है वो खुल जाते हैं। तो क्या हो गया, एक तो हो गया हवा का आगमन, दूसरा अवरोध, उच्चारण अवरोध पैदा करते हैं, और तीसरा हो गया मुख का खुलना यानी स्फोट। इसलिए इन ध्वनियों को स्फोटात्मक ध्वनियां भी कहा जाता है। कौन सी वाली को, इन जो है 25 ध्वनियों को स्फोटात्मक ध्वनियां भी कहा जाता है। यानी वो जो प्राणवायु कहीं ना कहीं उच्चारण अवयवों को स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं व्यंजनों में से मैं कुछ व्यंजन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कोशिश कर रहा हूं, देखिए जरा। दूसरा है स्पर्श संघर्षी, यानी यहां क्या होगा कि शुरुआत तो स्पर्श से होगी, लेकिन जब उच्चारण अंतिम स्थिति में होगा तब जो है संघर्ष अर्थात घर्षण जो है वो पैदा होगा, है ना। तो स्पर्श संघर्षी जो है वो व्यंजन हो गए कौन कौन से, च, छ, ज और झ। कितने हो गए स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी हो गए 4 व्यंजन। तो 4 व्यंजन का मतलब 25 में से आप 4 माइनस कर दीजिए तो कितने बच गए, 19 बच गए। 19 बच गए ना। इसके अलावा एक और इन्हीं में से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, एक इन्हीं में से और निकाल लेता हूँ ना। क्या निकालता हूँ, और निकालते हैं तो वो निकलेंगे नासिक के व्यंजन। देखिए नासिक के व्यंजन वो निकल के आएंगे, यानी वे वर्ण जिनका, वे व्यंजन जिनका अपन उच्चारण करें तो वायु जो नाक से, केवल नाक से जो है वो वायु निकले, वो सारे के सारे नासिक के, अभी अनुस्वार जो पढ़ा था वही नासिक के व्यंजन है ना। तो ये हो गए अपने पास ड़, य, ण, न और म, है ना। तो ये हो गए कितने, 5। कितने हो गए भाई, 5 हो गए। तो अब 25 में से 4 पहले निकाल दिए तो 21 बच गए, और 21 में से 4 पहले निकाले तो 21 बच गए, और 5 अब निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे, 16, बिल्कुल 16 बच जाएंगे।
तो यदि कभी आपके जीवन में प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की स्पष्ट, मतलब संस्कृत की मैं बिल्कुल आपसे कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि वहां बिल्कुल स्पष्ट सूत्र के माध्यम से बताया गया है, लेकिन हिंदी में बिल्कुल शुद्ध स्पर्श व्यंजन जो है उनकी संख्या 25 न होकर केवल कितनी है, 16 है ना। कौन कौन से हो गए 16? क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध और प फ ब भ, है ना। इनके अलावा देखिए च छ ज च छ ज झ यहाँ आ गए, ड़ य ण न म, ये भी पांचों यहाँ आ गए। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? हाँ, अब एक बात और क्लियर होनी बहुत जरूरी है ना, है ना। वो भी अब मैं यही कर दूं, शायद मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा। कई विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, निश्चित रूप से ये आ रहा होगा कि गुरुजी आपने इनको नासिक्य बोल दिया। क्या बोल दिया? नासिक्य बोल दिया, है ना। और अब कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि ण का उच्चारण स्थान है ना, ये आ जाए, है ना, तो वहां लिखा हुआ आ जाए मूर्धा, ऑप्शन ए में आ जाए क्या? मूर्धा। ऑप्शन बी में आ जाए क्या? ऑप्शन बी में आ जाए नासिका। ऑप्शन सी में आ जाए नासिका व मूर्धा और ऑप्शन डी में आ जाए कंठ, है ना। तो हम किसके साथ जाएं? देखिए दोस्तों, यदि इस तरह के ऑप्शन आते हैं जिसमें नासिका और मूर्धा, कहने का मतलब ये ट वर्ग का है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा होता है ना। और ये यहाँ क्या लिख दिया? नासिका, है ना। तो इसका उच्चारण स्थान नासिका और मूर्धा ये दोनों होगा। अगर मान लीजिए यहाँ ऐसा नहीं लिखकर तालु लिखा हुआ जाए, है ना, अब जो है वो कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई, निश्चित रूप से हो गई। अब यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए। जहां पर दोनों उच्चारण स्थान यानी वर्ग का मूल उच्चारण स्थान और नासिका का उच्चारण स्थान जहां नहीं दिया हुआ होता है, वहां आप नासिक्य या नासिका उच्चारण स्थान के साथ ही जाएंगे। यहाँ आप मूर्धा के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक, बात हुई क्लियर? बोलो तो राइट। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, है ना। तो ये है 16, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। अब अपन आगे चलते हैं। तो ये अपने पांचों वर्ग तो हो ही गए, है ना। अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे अपन देखते हैं चौथा जो प्रकार है वो एक बार देख लेते हैं। चौथा क्या है? चौथा प्रकार ये है कि अभी अपन ने देखा था अंतस्थ व्यंजन, है ना। अंतस्थ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन जो हैं ये ये 4 अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं संस्कृत भाषा में। 4 अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं संस्कृत भाषा में। संस्कृत में ये चारों के चारों बिल्कुल स्पष्ट माने जाते हैं। तो अपन ने हिंदी में भी कितने लिख दिए हैं? 4 लिख दिए, बिल्कुल लो साहब आपके लिख दिए अपन ने कितने? 4। लेकिन आपने देख लिया कि ये रेल नहीं लिखे, पहली बात तो ये वरेल लिखे हैं, है ना। तो ये वरेल जो है इसलिए लिख दिए हैं कि ये अंतस्थ। अब अंतस्थ का मतलब क्या हो गया? अंतस्थ का मतलब होता है दोस्तों बीच में, मध्य में, न इधर का और न उधर का। बाकी आप समझ ही गए हैं। तो बीच में का मतलब है कि ये जो अंतस्थ व्यंजन जो हैं ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, है ना। स्वर भी नहीं होते हैं और व्यंजन भी नहीं होते हैं। ये इन दोनों के क्या होते हैं? बीच में होते हैं। आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं। बात हुई क्या क्लियर? कैसे होते हैं देखिए जरा। मतलब क्या है कि ये जो मूल जो अंतस्थ व्यंजन जो हिंदी भाषा में है वो ये 2 ही है। आगे कारण बताऊंगा कि ये 2 ही क्यों है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया क्या, इसको आप जरा मन ही मन पढ़ के बताएं मुझे। पढ़ लिया?
अब आप इसको भी मन ही मन पढ़ के बताएं मुझे, है ना। ये जो है आप, मैंने लिखा तो ये आपने पढ़ा ये, है ना। कारण क्या है कि ये जो स्वर है और ये जो व्यंजन है और वह जो व्यंजन है, ये जो है ये स्वराघात को अध्ययन, है ना, अध्ययन इतना मतलब सहन नहीं कर पाता, स्वराघात सहन नहीं कर पाने के कारण ये जो है स्वर की श्रेणी में पूर्णतया नहीं लिए जाते हैं, और थोड़ा बहुत इनमें स्वराघात होने के कारण ये पूरी तरह व्यंजन भी नहीं है। इस कारण ये और वह केवल दो ही, ये और वह केवल दो ही जो व्यंजन हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, वो आते हैं अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में। अब मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये गांठ बांध लें, है ना, क्या गांठ बांध लें कि निम्नलिखित में से प्रश्न कभी ऐसा आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए में तो आए ये व में, ब में आए रह, स में, ब में आए वह, स में आए रह और द में आए है। तो आप बोले गुरुजी ने तो हमें क्या बताया था कि ये और वह दो ही है ना, तो आप जो है इस रह को ठीक करें। इस स्थिति में आपको रह को बिल्कुल ठीक नहीं करके आपको उत्तर क्या करके आना है भी करके आ सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको कारण बताऊंगा कि ये दो ही क्यों है। अब अपन आगे चलते हैं कि ये दो ही इन दो को ही जो है हमने क्यों माना है अंतस्थ व्यंजन, है ना। इन दो ही व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन हमने क्यों माना, इसका कारण अपन पता कर लेते हैं, है ना। इसका कारण पता कैसे करेंगे, कारण पता करेंगे जब अपन इनको एक एक उठा के लाएंगे, है ना, इनको एक एक उठाकर लाएंगे, है ना। जैसे अपन एक वर्ण लाते हैं, क्या वर्ण लाते हैं, प्रकंपित, प्रकंपित, और या फिर इसको अपन बोल सकते हैं क्या, लुंठित, है ना, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, है ना। प्रकंपित का मतलब आप समझ गए होंगे। प्रकंपित का मतलब क्या है, प्रकंपित का मतलब है कंपन पैदा होना। क्या मतलब है, कंपन पैदा होना। कहाँ कंपन पैदा होना, जब अपन इसका उच्चारण करेंगे, किसका उच्चारण करेंगे, रे का उच्चारण करेंगे, रे का उच्चारण करेंगे, तब हमारी जीभ का ऊपर का आगे की नोक जो है वो जो है कंपन पैदा करेगी निश्चित रूप से जो है। अब देखिएगा जरा कि दो से तीन या चार बार जो है ये हमारी जीभ कंपन पैदा करती है। देखिए रे बोलिए, रे 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 बोलने से जो है ये हमारी जीभ जो है कंपन पैदा करती है। तो इसको अपन ने एक जो है नए वर्गीकरण में जो है शामिल कर लिया है, तो ये रे अपने यहाँ आ गया है। अब जो है एक और को लेके आते हैं, किसको लेके आते हैं, एक और व्यंजन को लेके आते हैं जिसका नाम है ल। ल का मतलब ल है पार्श्विक व्यंजन, है ना। पार्श्व का मतलब होता है बैकग्राउंड, पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है बैकग्राउंड, है ना। अब क्या होता है जब अपन ल का उच्चारण करते हैं दोस्तों, ल का उच्चारण जब अपन करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो पूरी की पूरी जाके ऊपर चिपक जाती है। तालु की देखना, देखिए ल बोलिएगा जरा, ल जैसे आपने बोला तो जीभ तो पूरी चिपक गई, लेकिन दोनों तरफ थोड़ा सा, दोनों बैकग्राउंड में थोड़ी सी जगह है, तो जो उस जगह में से जो हवा बाहर निकलती है उसके सहारे इस ल का उच्चारण होता है। वो जो बैकग्राउंड जो बनता है ना, ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड से जो है हवा बाहर निकलती है, पार्श्व से हवा बाहर निकलती है, इस कारण अपन ल का उच्चारण कर पाते हैं। और इसीलिए जो है इस ल को बोला जाता है क्या, ये ल जो है क्या हो गया, ल हो गया पार्श्विक व्यंजन। क्या हो गया, पार्श्विक व्यंजन हो गया, ठीक है। तो अब आप खुद ही बता दीजिए कि यहाँ 4 लिखना क्या उचित है, अर्थात 4 लिखना उचित नहीं है, लेकिन मैंने आपको शर्त एक प्रश्न के माध्यम से पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये और वह जो है मूल रूप से हिंदी के 2 अंतस्थ व्यंजन हैं, ठीक है। ये प्रकंपित हो गया, ये पार्श्विक भी हो गया, है ना। अब जो है अपन एक वर्गी कुछ शब्द रह गए, शायद मेरे हिसाब से कुछ व्यंजन जो है वो छूट जा रहे हैं ना, तो उनको भी अपन ले लेते हैं, है ना। कैसे मैं तक तो हो ही गया, फिर ये वाला हो गया। अब क्या बचा जरा बताएं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, है ना। क्या बचा,
वो बचे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, संघर्षी व्यंजन, है ना। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन इनको बोल देते हैं, या संघर्षी व्यंजन उन्हें बोलकर उनको अपन क्या बोल देते हैं, उष्म व्यंजन भी बोल देते हैं, है ना। ये दोनों उनको बोल देते हैं, है ना। या फिर उनको बोल देते हैं, एक नाम और बोल देते हैं अपन, ईशत स्पृष्ट, ये नाम भी उनको दिया जाता है। यहाँ अपन ने स्पृष्ट लिख दिया था, ये ईशत स्पृष्ट है ना, ये नाम भी उनको दिया जा सकता है ना। तो संघर्षी, संघर्षी का क्या मतलब हो गया, संघर्षी का मतलब ये हो गया कि यहाँ जब अपन बोल रहे थे तो जो है हवा जो है अवरोध पैदा करती, उच्चारण अवयवों को स्पर्श करती, अवरोध खुलता और उच्चारण हो जाता। यहाँ क्या होता, यहाँ जो है शुरुआत से संघर्ष में स्पर्श के बाद संघर्ष होता, लेकिन यहाँ जो है उच्चारण अवयव जो है वो स्पर्श नहीं करते हैं, बिल्कुल स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो है प्राणवायु को बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता है। इस कारण जो है प्राणवायु जो है थोड़ी सी हल्की सी गर्म होके ऊष्मा लेकर बाहर निकलती है। इस कारण इनको संघर्षी भी कहा जाता है, और इस कारण इनको क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई क्या। तो ये जो बचे हुए अपने पास थे, क्या क्या बचे हुए थे, तालव्य श बचा हुआ था, मूर्धन्य श बचा हुआ था, और तालव्य ये दंत्य स जो है बचा हुआ था, और क्या बचा हुआ था अपने पास है। तो ये हमारी पूरी की पूरी वर्णमाला जो है वो 33 जो व्यंजन थे, वो 33 व्यंजन जो है यहाँ आ गए हैं। लेकिन एक मैं आपको वर्गीकरण थोड़ा सा और बताना चाहूंगा इनके अलावा, है ना, इनके अलावा भी है ना, तो वो अपन देख लेते हैं। वो है, बताएं जरा कौन सा है। जी बिल्कुल, आपको सही याद आया ना, उसको बोलते हैं अपन ताड़न जात। क्या बोलते हैं, ताड़न जात व्यंजन, है ना, ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात का मतलब हो गया, ताड़न जात का मतलब हो गया कि ऐसा लगता है जैसे, इसको ताड़न जात के अलावा और भी नाम है इसका, उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनको बोला जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनको बोला जाता है। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, ताड़न जात का मतलब क्या होता है, फेंकना, है ना। तो इनका जब अपन उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का जो भाग है, वो आगे का भाग जो ऊपर उठता है और फिर ऐसा लगता है जैसे फेंक दिया गया है ना। ऐसे ये व्यंजन ऐसा लगता है कि जीभ को फेंक कर उच्चारित किए जा रहे हैं, इसलिए इनको ताड़न जात। फेंकना का मतलब, ताड़ना का मतलब जैसे फेंक, भगा देना, है ना। उत्क्षिप्त का मतलब फेंक देना, तो जैसे जीभ को फेंक कर, ताड़ कर जो है ये जो व्यंजन जो है बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। तो ये जो है अपनी वर्णमाला में अभी तक अपन ने पढ़े नहीं है ना, और उनमें वो शामिल भी नहीं है ना। ये जो है, ये है आपका ड़, और ये है आपका ढ, है ना। ये देखिए अंतर आपको बता देता हूं कि ये तो है ड और ये है ढ, ये तो ड है और ये ढ है, लेकिन ये ढ है, ये ढ है ना। तो इन दोनों में आप उच्चारण खुद है ना, ढ, तो ढ है ना। उच्चारण आप करके देखिएगा, उच्चारण जब भी आप इनका करके देखेंगे तो आपको अंतर महसूस होगा, और ऐसा लगेगा जैसे जीभ को अपन ने फेंका है, फेंक कर जो है इनका उच्चारण किया गया है ना। आपकी बिल्कुल आसानी से ये सारी बात समझ में आ जाएगी। आई थिंक ये चीजें जो है, ये व्यंजनों का एक छोटा सा वर्गीकरण था जो आपको याद, और कई बहुत ही बार इसमें से प्रश्न अपन को पूछ लिए जाते हैं, तो अपन इनको याद रखेंगे, इनको अपन ध्यान में भी रखेंगे। कौन कौन से हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए, कितने हो गए, 16 हो गए, है ना। स्पर्श संघर्षी च छ ज झ, ये 4 हो गए। नासिक के हो गए कितने, 5 हो गए। अंतस्थ कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। अगर बाय द वे मतलब ऐसा पूछ लिया जाए, है ना, कि कौन से हैं कौन से नहीं है, और वहां पर मान लो रह दे दिया जाए, ल दे दिया है, तो आप उसको उत्तर ठीक करेंगे ना। प्रकंपित
जीभ कंपन करती है, ये र है ना, इनको मिटा देता हूँ मैं, है ना। और पार्श्विक व्यंजन बगल में से हवा निकलती है, वो है कौन सा, ल। संघर्षी, इसमें स्पर्श के बिना वायु संघर्ष करती है, उसमें श है। और ताड़नजाल उच्छित जो है ड और ढ, है ना। तो ये एक छोटा सा वर्गीकरण था जो आपने देख लिया किसका, व्यंजनों का। ठीक है, अब अपन आगे चले। ठीक है, देख लीजिए एक बार। हाँ तो दोस्तों ये आपने लिख लिया होगा ना, स्पर्श स्पर्श संघर्षी नासिक के अंतस्थ प्रकंपित लुंठित पार्श्विक, है ना। एक चीज यहाँ एक थोड़ी सी और देख लीजिएगा, ये वे को जो है अपन बोल सकते हैं क्या, अर्ध स्वर बोल सकते हैं, और इनको जो है बोल सकते हैं अपन ईषद विवृत, है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए ना, ये 3 शब्द हैं जो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो बहुत सेकंड ग्रेड जैसी परीक्षा होती है उसमें कई बार जो है इस तरह का, क्योंकि ये डायरेक्ट सिलेबस में सेकंड ग्रेड में, तो इस तरह से पूछा जा सकता है ना। बाकी तो आप देख लीजिए ना। अब अपन आगे चलते हैं, है ना। तो ये लेकिन आप याद जरूर करेंगे, है ना। हालांकि ये अपन सब लोगों ने जो है जब अपन एलकेजी यूकेजी में थे तब भी सीख के अलग कर दिया था, लेकिन ये इतने सारे वर्गीकरण नहीं पढ़े थे, इसलिए जो है थोड़ी सी समस्या आ जा रही है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपन एक वर्गीकरण और पढ़ते हैं ना, कौन सा, एक वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, है ना। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो बिल्कुल आप स्पष्ट हो जाइए, ये केवल 2 ही प्रकार का है ना, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए जरा। पहला तो जो हो जाएगा, इसमें अपन सारे व्यंजनों का ही पढ़ लेते हैं ना। तो सबसे पहले पढ़ देते हैं घोष वर्ण। हाँ जी, घोष जो है, ये जो घोष शब्द है इसका मतलब होता है नाद, स्वर या फिर आवाज, है ना। हाँ, ये होता है नाद, स्वर या आवाज। इस पे अपन को ज्यादा फोकस करना, किस पे, स्वर पे, है ना। तो होता क्या है दोस्तों, जब हमारे फेफड़ों से हवा बाहर आती है तो यहाँ जो हमारे दोनों तरफ स्वरतंत्रियां हैं, है ना, जब अपन उच्चारण करते हैं तो उन स्वरतंत्रियों में कई बार कंपन होता है और कई बार जो है कंपन नहीं होता है। उच्चारण विभिन्न अवयवों से टकराकर फिर जो है वो अपन बोल पाते हैं, है ना। तो अघोष वर्ण कौन से हो गए, अघोष वर्ण वे हो गए जिनसे क्या नहीं होता, जिनसे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता ना, जिनका अपन उच्चारण करें और स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो, उनको अपन बोलते हैं क्या, उनको अपन बोलते हैं अघोष, अघोष वर्ण, है ना। ये कौन कौन से होते हैं, ये अघोष वर्ण आप नोटिस करेंगे, ऐसे कई बार प्रश्न पूछ ले, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो अपन याद कैसे कर लेंगे, है ना। याद करने के लिए तो बिल्कुल छोटा सा तरीका है, 1 + 2 बराबर कितने होते हैं भाई, ये तो इनको याद करने का तरीका है ना। बोलो, कर लोगे याद, है निश्चित रूप से जो है ये जो है याद करने का तरीका। 1 2 का मतलब क्या हो गया, अब 1 2 का मतलब आगे इसलिए बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक वर्ग का मतलब, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़े थे ना कचटतप, बोलो जरा, कचटतप पढ़े थे ना, वही कचटतप है। तो कचटतप प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन। तो वर्ग कौन सा था, क वर्ग का पहला और दूसरा, च वर्ग का पहला और दूसरा, ट वर्ग का पहला और दूसरा, त वर्ग का पहला और दूसरा, और प वर्ग का पहला और दूसरा, है ना। तो
क ख च छ त ट ठ त थ प फ, है ना, ये हो गए। और तीन, है ना, तीन क्या हो गए, और क्या हो गए, तीन, तीन क्या है अपने वर्णमाला में, तीन क्या है जिनको अपन तीन को एक ही नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं ना, क्या है, तीनों है अपने पास, तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत्य श, है ना। तो क ख च छ ट ठ त थ प फ और श श, है ना। तो ये तीनों कुल मिला के जो है इनको आप गिनेंगे तो इनकी संख्या हो गई है कितनी, 13 है। 1 + 2 यानी पहला और दूसरा बराबर 3, 3 क्या, 1 2 और तीनों षट, है ना। तो ये आप जो है बिल्कुल इत्मीनान से इनको याद कर लेंगे कि 1 2 3 ही क्या है, अघोष है। 1 2 3 पहला दूसरा और तीनों स्वर या तीनों जो है श जो है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। बोलो क्लियर, चले आगे, ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अघोष हो गए और अपने पास दो ही प्रकार का वर्गीकरण था इसमें, है ना। 2 ही प्रकार का वर्गीकरण था तो अपने लिए ज्यादा थोड़ा समझना आसान रहेगा, है ना, आसान। अब जो दूसरा प्रकार जो है इसका वो आता है, कई बार तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आ जाता है और कई बार जो है वो लिखा हुआ आता है क्या, सघोष वर्ण, है ना। ये है सघोष वर्ण, है ना। तो ये हो गए सघोष वर्ण। सघोष वर्ण कौन कौन से हो गए, अब जो बच गए वो सारे सघोष हो गए, है ना। कैसे याद कैसे कर लेंगे, पहली बात तो क्या है कि इनको जब उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब स्वर तंत्रियों से टकराती है तो उसमें कंपन पैदा होता है ना। स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है ना। बिल्कुल आप ये याद रखेंगे, है ना। और याद करने का जो तरीका जो है, अगर आप हल्का सा आप देख लें, आपने पढ़ा भी होगा, है ना, कि 2 3 और 4, है ना, 3 4 5, सॉरी 2 तो अपन ने पढ़ लिया था, 3 4 5 यारों में क्या हो रहा था, लव हो रहा था। और उसका जो स्वर है वो आप जानते ही हैं कि हो रहा था, तो गूंजना तो स्वाभाविक ही है ना, निश्चित रूप से, है ना। तो ये आपको छोटा सा अगर आपको याद रहे तो बढ़िया बात है, नहीं याद रहे तो आपको तो 1 2 3 उधर वाले याद है तो ये वाला अपने आप ही याद हो जाएगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं, है ना। फिर भी अगर आप देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 4 5, 3 4 5 का मतलब क्या हो गया, ग घ और न हो गया, है ना। ज झ और य हो गया, है ना। तो ड ढ और न हो गया, और द ध और न हो गया, और इधर क्या हो गया, ब भ और म हो गया। तो 3 4 5 तो ये हो गए ना। और यारों में क्या हो रहा था, यारों में य र क्या हो रहा था, ल और व हो रहा था। इसके अलावा ये हो तो रहा था लेकिन गूंज क्या रहा था, इनका स्वर गूंज रहा था। स्वर कितने होते हैं हिंदी भाषा में, 11 होते हैं, है ना। तो अब आप काउंट कर लीजिए, क्या काउंट करेंगे, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, ठीक है ना, हो गए 3, है ना। और ये हो गए 15, है ना। 15 और 4 कितने हो गए, 19, बोलो तो। और 19 और 11 कितने हो गए, 19 और 11 कितने हो गए, 30। एक कोई ना कोई बच रहा है, जरा बताएं तो। स्वर गूंज रहा है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया है, ये हो गया 1। तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 31। देखिए अपन ने पढ़े थे कि स्वर होते हैं कितने, 11, व्यंजन होते हैं कितने, 33। तो कुल वर्ण कितने हो गए, कुल वर्ण हो गए 33 और 11 44, 44 हो गए ना। तो अपन ने 2 3 यानी 10 और 3 13 तो उधर पढ़े थे और 31 इधर पढ़ लिए। 31 और 13 कितने होते हैं, 44। अगर अपना आंकड़ा आ रहा है इसका मतलब अपने जो है घोष और अघोष जो है व्यंजन बिल्कुल क्लियर है ना।
3 4 5 3 4 5, है ना, ये रिलेव है, ये रिलेव है। स्वर और गूंज रहा है ना, गूंज रहा है ना, तो ये स्वर 11 हो गए और ये क्या हो गया है हो गया, है ना। तो टोटल कितने हो गए, टोटल अपने पास हो गए 31 तो हो गए सघोष या घोष और 13 हो गए अघोष। एक बार आप बिल्कुल देख लीजिए आराम से, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले, चलिए तो आगे चलते हैं ना। आगे चलते हैं कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, है ना। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ये अपन देख लेते हैं। प्राणवायु का मतलब होता है अपन श्वास लेते हैं ना, तो कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु थोड़ी ज्यादा लगती है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें प्राणवायु थोड़ी कम लगती है। उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ये वर्गीकरण पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे ऑलमोस्ट जो सगोश वाला और ये जो अपन अल्पप्राण महाप्राण वाला जो पढ़ रहे हैं ना, इसी में से अधिकतर जो है प्रश्न बन के आते हैं, है ना। तो अपन को ये बिल्कुल इनके लिए तैयार रहना चाहिए भाई, है ना। कारण क्या, आप 2 घंटे में ये सारी चीजें तैयार कर ले रहे हैं, तो क्या है कि कॉन्फिडेंस भी जो है थोड़ा सा बढ़ जा रहा होता है ना। तो पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है अल्प प्राण, है ना, अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण का मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ही प्राण जिसमें बचाओ, ऐसी बात नहीं। यहाँ प्राण का मतलब क्या है, प्राण वायु से है। यहाँ प्राण का मतलब किससे है, यहाँ प्राण का मतलब है प्राण वायु से, है ना। तो वे वर्ण जिनका अपन उच्चारण करें तब कम मात्रा में प्राण वायु जो है उसका यूज किया जाए, कम मात्रा में प्राण वायु बाहर निकले, तो वहां जो है कौन कौन से वर्ण होते हैं, वो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं ना। कम मात्रा में प्राण वायु क्या हो, निश्रित हो ना, निश्रित हो, वो कौन से वर्ण होते हैं, वो होते हैं अल्प प्राण वर्ण। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं, अब ये नहीं पूछा जाता कम मात्रा वाले क्या कहलाते हैं, पूछा क्या जाता है कि इनमें से कौन सा एक अल्प प्राण है, इनमें से कौन सा एक सघोष है, अघोष है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको सारी चीजें याद होती है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया क ख ग घ और न, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये भी अल्प प्राण है और ये भी अल्प प्राण है और ये भी अल्प प्राण है ना। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन जो है वो क्या है, वो जो है अल्प प्राण है। ध्यान रखेंगे आप, है ना। जी जी जी। तो कितने वर्ग हैं अपने पास, अपने पास है 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में से अपन को कितने व्यंजन लेने हैं, 3 लेने हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितने हो गए, ये 15 व्यंजन तो ये हो गए, है ना। इसके अलावा 15 व्यंजन के अलावा अपने पास है ये वेरल भी क्या है, ये वेरल भी जो है वो है अल्प प्राण है। इसके अलावा सभी जो स्वर हैं, है ना, सभी स्वर जो हैं वो क्या है, सभी स्वर जो हैं वो भी अल्प प्राण है। अब इनको आप गिन दीजिएगा कितने हैं ना, कितने हैं जरा बताएं तो। बिल्कुल सही काउंटिंग आई है आपकी, है ना। ये हैं आपके 30 वर्ण, है ना। ये जो 30 वर्ण हैं, ये 30 वर्ण जो है हिंदी भाषा में किस श्रेणी में आते हैं, हिंदी भाषा में अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं, है ना।
और मान लीजिए कभी ये बात आप नोट करके देखेंगे कि स्वर जो होते हैं वो हमेशा सारे के सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं और क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण और घोष होते हैं। क्या होते हैं, कौन, स्वर जो होते हैं ना, वो स्वर जो है अल्प प्राण और घोष होते हैं। ये आप लाइन कोट करके रखेंगे। तो अपन ने क्या पढ़ लिए, 30 जो है अल्प प्राण वर्ण पढ़ लिए है ना। कारण क्या है, इनसे जो है प्राणवायु जो है कम मात्रा में निःसृत होती, बाहर निकलती है, इसलिए इनको कहा जाता है क्या, अल्प प्राण। ठीक है, एक बार आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जी, अब है दूसरा जो प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण है, वो कौन सा वाला हो गया, महाप्राण, है ना। महाप्राण में क्या है, महाप्राण में क्या है, अल्प प्राण वर्णों से अधिक मात्रा में प्राणवायु निःसृत होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, महाप्राण वर्ण कहा जाता है ना। कौन कौन से हो गए भाई, अभी अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, क, ख, ग, घ और न, ये लिखा था। तो यहाँ आपने अल्प लिख दिया, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, महा। यहाँ अल्प लिख दिया, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, महा। यहाँ आपने क्या लिख दिया, अल्प, है ना। तो अब जो है प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को अपन कौन सी श्रेणी में रखते हैं, दूसरे और चौथे वर्ण को हम, व्यंजन को हम रखते हैं महाप्राण की में। तो अपने पास 5 वर्ग हैं और 2 अपन को वहां से क्या लेने हैं, व्यंजन लेने हैं। 2 व्यंजन अपन ने ले लिए, तो ये हो गए कुल मिला के 10 व्यंजन। ठीक है, अब अपने पास क्या बच गए, जो अल्प प्राण में नहीं आए, ये अपने पास बच गए थे श और है, ये कुल मिला के 4 व्यंजन अपने पास और बच गए थे। तो ये 4 व्यंजन और बच गए, 4 व्यंजन और बच गए, तो ये टोटल हो गए कितने, 14 है ना। ये हो गए 14 व्यंजन या वर्ण हो गए, है ना। तो 30 तो हो गए थे अल्प प्राण और 14 हो गए महाप्राण, और ये टोटल कितना आंकड़ा आ गया अपने पास, 44 का अपने पास आंकड़ा आ गया। इसका मतलब है कि हमारे अल्प प्राण और महाप्राण जो व्यंजन है वो बिल्कुल सही चले गए हैं। केवल क्या जरूरत है, जरूरत ये है कि आप इनको याद कर लें, बढ़िया से नोट कर लें, 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें, तो ये काम अपना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और आने वाली परीक्षाओं में थोड़ा सा ये हमारे लिए मददगार हो सकता है। ठीक है, अब अपन इन सब को मिटा के और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, छोटा सा ही है लेकिन उसको पढ़ना अपने लिए बहुत जरूरी है ना। इन सब के उच्चारण स्थान अपन पढ़ लेते हैं। तो ये मान के चलिए कि अपना जो ये वाला टॉपिक है ना, व्यंजन वाला टॉपिक, ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, है ना, बढ़िया हो जाएगा एकदम ठीक, क्या खूब बढ़िया से अपन पढ़ देंगे। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं क्या, उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान है ना। अपन उच्चारण स्थान शुरू करते हैं कहाँ से, यहां से शुरू कर लेते हैं ना। कंठे वर्ण है ना, कंठे वर्ण के लिए जो सूत्र है वो है है विसर्ग। अपन को इतना ही याद रखना है ना, अपन को इतना ही याद रखना है ना। अब जो है अपन इसको खोलेंगे, सूत्र को जब खोलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को ए मिलेगा एक तो, और ए के साथ अपन को क्या मिलेगा, आ मिलेगा। ये जब कू को खोलेंगे तो अपन को मिलेगा क, ख, ग और क्या मिलेगा, घ। और अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वो जो नए वाली स्थिति है उसके उच्चारण स्थान के बारे में बिल्कुल क्लियर बता दिया, तो आगे भी जब भी ना सीख के आएंगे तो और बता देंगे आपको।
ये जो है वो है विसर्ग। विसर्ग हमेशा किस तरह होता है, आधे है के रूप में होता है। और एक और बीच में हमने छोड़ दिया है, उसको जानबूझकर ही छोड़ दिया है जो है ना, है जो है संस्कृत में तो केवल कंठे होता है ना, कंठे ही होता है। लेकिन हिंदी में जो है इसको जो है कंठे न मानकर इसको जो है काकल्य जो है, काकल्य ध्वनि माना गया है ना। क्या माना गया? काकल्य माना गया है। हिंदी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। संस्कृत में तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हिंदी में हो सकता है। हालांकि कंठे भी इसको बहुत सारी पुस्तकों में माना गया है संस्कृत के आधार पर, लेकिन जो आधुनिक जो वर्गीकरण आ रहा है उसमें जो है इसको काकल्य या फिर अलिजिह्वे जो है इसको बोला जाता है ना। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं है ना, आप इसको यहाँ काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो नवोदय, डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय या फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये इनको याद रखें ना। वहाँ जो है इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार है ना। तो ये जो है सूत्र कौन सा वाला हो गया? अकु है विसर्ग। सूत्र देखने में बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसमें जो है इसको अपन खोल कर देखते हैं तो इतनी सारी चीज़ें जो है निकल कर सामने आती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से है वाला आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो मैं ये वर्ण जो है वो मैं आगे लिख दे रहा हूँ है ना। ये अपन लिख देते हैं ए, आ, क, ख, ग, घ और विसर्ग है। हालांकि मैं लिख रहा हूँ, लेकिन सभी सुधीजन क्या ध्यान देंगे कि इसको अपन क्या बोल सकेंगे, अलिजिह्वे या फिर काकल्य है ना, ये जो है इसको बोलते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण आएगा वो है कंठे के बाद, कंठ के बाद क्या? तालव्य है ना। ये है तालव्य वर्ण। ठीक है, तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? तालव्य वर्ण जो है वो है ई, चू, य, श। बस इतनी से याद रखनी, छोटी सी बात है ना। तो जिस तरह से इसको खोला था वैसे इसको खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई, दीर्घ ई है ना। इसमें हो जाएगा च, छ, ज और झ। इसके बाद ऐसा कैसा लिख दीजिए है ना, ऐसा कैसा का मतलब हो गया य और श। एक बार बोल के देख लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तालु को स्पर्श करते हैं, जब आप ई बोलते हैं तो ये हमारा तालु है ना, तो तालु के बिल्कुल स्पर्श करता है। क्या? ई बोलिए, ई जहां आपकी जीभ टच और ई, च, छ, ज, झ है ना। और ठीक वही मान लीजिए ये भी बोल लीजिए, ये में भी जो है जीभ आपकी जगह तालु को स्पर्श करती है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि 3 श की जरूरत ही नहीं है, और कई बार जो है अपन से तीनों स का कोई उच्चारण करवाता है तो अपन को मुंह बिगाड़ के बोलना पड़ता है, ये वाला स वो वाला स, कई बार बिगाड़ना पड़ता है मुंह। तो बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से च बोलिए, च बोलिए, वहीं से छ बोल दीजिए, तो अपने आप इस श का उच्चारण हो जाएगा। बोलिए जरा, च बोलिए, और जहाँ च में आपकी जीभ जाके लग रही है वहीं आप श में जब शब्द बोलेंगे तब आपकी जीभ लगेगी। इसका मतलब आपका क्या हो गया? तालव्य स का उच्चारण हो गया। तो ये थोड़ा आसान सा काम है ना। और अब जो है तीसरा वर्गीकरण है। तीसरा वर्गीकरण कौन सा वाला है? तीसरा वर्गीकरण है मूर्धन्य वर्ण। कौन से वर्ण? मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य मतलब मूर्धा, जो कंठ और तालु के मध्य जो है वो स्पर्श करेगी। तो ये हो गया री, टू, र, श। बस इतनी सी बात याद रखनी है। क्या? एक तो अपने पास क्या है? री है ना, री है ना, री। और फिर अब देखिए जहां जीभ का टच कर रही है ना, वही हमारा क्या है? मूर्धा है ना। ट, ठ, ड, ढ। एक बात देखिएगा जरा, इनके नीचे कभी भी मैं बिंदी नहीं लगा रहा हूँ है ना, आपको भी नहीं लगानी है। और बिंदी वाले जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये ताड़नजात है, दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन है, इनको अपन ने पढ़ा था। और ये जो 2 व्यंजन ऐसे हैं, इनसे कभी भी आप नोटिस रखना इस बात को, इन दोनों ही व्यंजनों से कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। कहने का मतलब ये है
कि अगर आपको लिखना है डमरू तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कभी भी। अगर आपको लिखना है ढक्कन, है ना, तब जो है इस तरह लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। लेकिन जब प्रारंभ के अलावा ये कहीं भी आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ आते हैं, तब जो है ये जो है इस रूप में नहीं आकर अपने इस रूप पढ़ाई, है ना, इस रूप में आते हैं। जैसे आता है क्या, लड़ाई नहीं आता, क्या आता है ये, लड़ाई। इस रूप में जो है ये हमारे व्यंजन जो है आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे शुरुआत में इनका कभी भी प्रयोग नहीं होता, और बाद में जो प्रयोग होता है वो हमेशा जो है कैसा वाला होता है, ये वाला ताड़न जात वाला ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये बात एक छोटी सी बात थी जो आपको मतलब ध्यान रखनी चाहिए, है ना। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे आप ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आप अभी भी कोई किताब उठा के देख लीजिए, कहीं भी पढ़ते हैं तो बीच में लास्ट में कहीं भी जब आता है तब इनके साथ ही नुक्ता प्रयुक्त होता है, और स्टार्टिंग में जब भी कभी आता है आपको भी नहीं लगाना है, और कोई लगाए उसको बताना भी कि भाई ऐसा गलत है ना, इस तरह से आप बताते हैं। तो ये हो गया टट है, डेड है, और रे और ये मूर्धन्य श, है ना। तो ये हो गया ऋतु और रस। इसके बाद कंठे तालुक में मूर्धन्य, उसके बाद दंत्य वर्ण आते हैं ना। कौन से आगे, दंत्य वर्ण, यानी वे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय जीभ हमारी दांतों को स्पर्श करती हो, है ना। तो सिर्फ आपको क्या, दांत से आपको कभी भी क्या नहीं तोड़नी है, तुलसी नहीं तोड़नी है। ध्यान रखना इस बात को, दांत से क्या नहीं तोड़नी है, तुलसी नहीं तोड़नी है। नहीं तोड़ेंगे ना, बिल्कुल समझदार लोग आप नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो देखिए बोलिएगा जरा, तय बोलिएगा। अब दांत नहीं होते तो तय क्या होता, हाँ वही हालत है ना, त थ द ध, है ना। और फिर क्या है, ल है ना, ल, और फिर कौन सा, सड़क वाला, सड़क वाला, है ना। और ये श, है ना। तो ये हो गए कौन से, दंत वर्ण। आगे बात समझ में निश्चित रूप से, है ना। उसके बाद जब अपन आगे चलेंगे तो आते हैं कौन से वर्ण आते हैं, उसके बाद आते हैं औष्ठ्य वर्ण, है ना। औष्ठ्य वर्ण कौन कौन से हो गए, औष्ठ्य वर्ण आपको याद रखने, उ, ऊ और ऐसा लिख दीजिए ना, उ, पू, प, है ना। केवल इतना सा क्या याद रखना है, होठों, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे होठों की सहायता ली जाती है, निश्चित रूप से बिना होठों की सहायता के उनको अपन बोल ही नहीं सकते, है ना। तो वो वर्ण जो है वो कहलाते हैं क्या, औष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं ना। तो एक तो हो गया, इसको अपन विस्तार देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, फिर हो जाएगा प। ये तो बचपन में प्रतियोगिता भी आपने की होगी ना, कि भाई कोई बिना होठ हिलाए यदि प बोल देता है तो उसको इतने रुपए इनाम में दिए जाएंगे। अब भी आप बोल देते हैं तो भी इतने रुपए इनाम में दे दिए जाएंगे ना, ये वाली बात है ना, प, फ, ब और भ, है ना। तो ये हो गए अपने औष्ठ्य वर्ण। औष्ठ्य वर्णों के बाद अपन आगे चलते हैं तो आएंगे अपन नासिक्य वर्ण, है ना। किसमें आ जाते हैं, नासिक्य वर्ण, है ना। नासिक्य वर्ण में सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पांचों वर्गों के अंतिम पांचों व्यंजन, बस इतनी सी बात याद रखनी है ना। क्या याद रखनी है, ये सारे नए हैं, है ना, ड़, ये ण, न, म, है ना, ये याद रखना है ना। तो यही पांचों वर्ण जो है आपके यहाँ आ जाएंगे, है ना। ये आपके साथ आपके पांचों वर्ण यहाँ आ गए ना। अब देखिए इनके बारे में एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूं कि नासिक के व्यंजनों का उच्चारण स्थान नासिका होता है, हवा सिर्फ नाक से निकलती है ना। लेकिन बाय द वे प्रश्न पूछने की प्रकृति में, प्रश्न पूछने के दौरान यदि नासिका के साथ साथ इस वर्ग का मूल स्थान यदि कंठ साथ में दिया होगा तो कंठ नासिका होगा, इसका यदि दिया हुआ है तालु तो तालु नासिका होगा, इसका यदि मूर्धा नासिका दिया हो तो मूर्धा नासिका होगा,
ये जो है दंते दिया हुआ है या फिर औष्ठ्य दिया हुआ है ना, तो इनके अगर ऑप्शन में हो, और अगर ऑप्शन में क्या हो, ये मूल हो और नासिका भी हो, तब सिर्फ अपन को किसको प्रीफर करना है, तब अपन को 100% जो है नासिका के साथ ही जाना है। बात क्लियर हो गई ना? जी जी। तो ये 5 जो व्यंजन हैं वो क्या हैं, वो नासिक के हैं, है ना। अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपन 7वें उच्चारण स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। 7वें उच्चारण स्थान में क्या आ जाएगा, 7वें उच्चारण स्थान में आ जाएगा कंठ तालव्य। क्या जाएगा, कंठ तालव्य वर्ण, है ना। कंठ तालव्य वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, कंठ तालव्य वर्ण हो जाएंगे कौन कौन से, ए और द, है ना। इतना सा याद रखना, है ना, इतना सा याद रखना है। और इधर लिख देना है क्या, ए और आई, है ना। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि ए और ई से मिलकर जो है ए बनता है, ए से और ए कंठ है, ये देखिए ई, ये ई तालव्य है और ये कंठ है, ये तालव्य है, इसलिए जो है इन दोनों को क्या बोला जाता है, कंठ तालव्य बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार यानी जिनका उच्चारण का मूल स्थान तो कंठ हो, लेकिन तालु की भी सहायता ली जाए, वे वर्ण जो है वो कंठ तालव्य होते हैं ना। और ये है आपके कंठ औष्ठ्य, है ना, ये कंठोष्ठ्य वर्ण, कंठोष्ठ्य वर्ण। कंठोष्ठ्य वर्ण कौन कौन से हो गए, आपको याद रखना है, ओ दो, है ना, इतना सा याद रखना है ना। और इसमें क्या जोड़ देना, जिनका उच्चारण स्थान मूल उच्चारण स्थान तो कंठ हो, लेकिन उच्चारण करते समय जो है होठों की सहायता भी ली जाए, है ना। हाँ, तब जो है आप क्या बोलेंगे, ए और उ मिलाकर क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे। अब ए जो है ये कंठ और उ जो है ये उ, ये होठ, है ना। इसलिए इसको बोला जाएगा क्या, कंठोष्ठ। क्या बोला जाएगा, कंठोष्ठ। अब जो है अपन यदि इनको गिन पाए तो गिन लेते हैं, हमारे 44 वर्ण नहीं हुए हैं, कोई एक आध छूट गया है मुझे ऐसा लग रहा है। अपन काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और 43। अब एक कोई बच रहा है ना, 44 है ना वर्ण तो पूरे, एक कोई बच रहा है ना, तो बच रहा है तो आपको तो याद आ ही गया होगा, है ना। आपको निश्चित रूप से याद आ गया, बहुत खुशी की बात है। और वो जो है आपको जो याद आया वही मुझे याद आ गया, है ना, वो है दंतोष्ठ्य वर्ण। दंतोष्ठ्य कौन से हैं, जिसमें नीचे वाले दांत और ऊपर वाले होठ दोनों की सहायता ली जाए, नीचे वाले दांत और ऊपर वाले होठ इन दोनों की सहायता ली जाए, उनको उसको बोलते हैं क्या, दंतोष्ठ्य। यानी वो है वकार, है ना, वह जो है वह का उच्चारण स्थान जो है वो जो है क्या माना जाता है, दंतोष्ठ्य माना जाता है। अच्छा, एक और मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी भी चाहूंगा कि ये आपने कहीं सुना है क्या ऐसा नाम कोई, वर्त्स्य वर्ण, है ना। यहाँ लिख देता हूँ ना, ये देखिएगा, ये वर्ण है वर्त्स्य, है ना दोस्तों। इस वर्त्स्य का मतलब, वर्ष का मतलब होता है मसूड़ा, है ना। हाँ, और NCERT जो है ना, NCERT अपनी एकाध जो ग्रामर की जो उनकी पुस्तक है, व्याकरण की जो पुस्तक है, उसमें ये मानती है कि एक तो न, ये वो जो है लिखा वो, और एक ल है ना, ये दो जो है वो अपने संयुक्त जो है वर्ण बताती है। और इन दोनों संयुक्त वर्णों का जो उच्चारण स्थान बताती है वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि इनका उच्चारण स्थान वर्त्स्य या मसूड़ा है ना। तो ये आप बढ़िया से इत्मीनान से आप इसको देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख दीजिए, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें चाहे हिंदी में है, ऑलमोस्ट जो है हिंदी और संस्कृत का कॉमन सा है। तो आप इसको बढ़िया से बिल्कुल तैयार कीजिए
और फिर एक छोटा सा टॉपिक, छोटी सी कोई बिंदु है तो वो आपको मैं थोड़ा बताता हूँ, है ना। आप देखिए इसको, ठीक है, चलें आगे। जी जी, दोस्तों दो शब्द आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मुझे पता है कि मैं जब पढ़ा रहा था तब भी आ रहे होंगे, अनुस्वार और अनुनासिक, निश्चित रूप से आ ही रहे होंगे दिमाग में, है ना। देखिए अनुस्वार क्या है, अनुस्वार का चिन्ह है ये, और अनुनासिक का चिन्ह है ये, ठीक है। अंतर क्या है, अंतर आप समझ गए होंगे, है ना। एक तो अंतर क्या है कि ये जो है अनुस्वार जहां कहीं भी आता है, अनुस्वार जहां कहीं भी आता है ना, जैसे रंजन, है ना, आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, है ना, इस तरह से लिखा जाता है ना, रंजन, है ना। इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस रंजन को इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुस्वार अपने से आगे वाले व्यंजन के वर्ग का पंचमाक्षर होता है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया क्या, आंख, इसको अपन कभी भी जो है इस तरह से नहीं लिख सकते, ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जहाँ कहीं भी मात्रा आ जाती है, जैसे मान लो अपन ने ये स्वर या वर्ण पर ये मात्रा आ जाती है और फिर अपन यहाँ जो है लिख दें क्या, ईंट, ये लिखना क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। यहाँ पर जहाँ कहीं भी मात्रा आती है वहाँ पर अनुस्वार ही लगाया जाता है ना। जहाँ मात्रा नहीं आती है वहाँ जो है केवल किसके लिए, ये जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो होता है नासिका, मूल रूप से तो किससे होता है, नासिका से, केवल नासिका से, मूल रूप से तो किससे होता है, केवल नासिका से। लेकिन कभी कभी जब ऑप्शन में जो है इनका मूल उच्चारण स्थान आ जाता है, कोई भी अनुस्वार का पांचों में से कोई भी मूल उच्चारण स्थान आ जाता है, उसको अपन को जोड़ देना पड़ता है, तो वहां होती। लेकिन अनुस्वार हमेशा, अनुस्वार अनुनासिक जो है हमेशा जो है मुख के साथ साथ नासिका से उच्चरित होते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यानी ये चंद्र बिंदु जो है ना, इस चंद्र बिंदु को ही तो कहा जाता है क्या, चंद्र बिंदु को कहा जाता है अनुनासिक, और ये एकमात्र बिंदी जो आती है इसको कहा जाता है क्या, अनुस्वार। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आई थिंक आपके, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप जिस किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला पार्ट जो था वो स्वर का था, दूसरा पार्ट जो आज व्यंजन का है। तो स्वर और व्यंजन यानी ये जो वर्णमाला थी 44 अक्षरों की, वर्णों की, जैसे फूलों की माला है वैसे ये एक वर्णमाला है, इसमें 44 फूल है ना। तो ये जो माला वर्णमाला है वो आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की अगर अब भी आपको कोई समस्या है तो बिल्कुल आप निसंकोच मुझे लिखें, अगला जो भी वीडियो होगा उसमें आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा, है ना। तो आप अपनी तैयारी को पूरी धार के साथ करते रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।